एपिसोड 12। मीना घर पर अकेली थी। धर्मदास कहीं गया हुआ था। उसने कभी अपने शौहर के मामलात में दखल नहीं दिया था। वो जानती थी कि उसका शौहर बहुत मसरूफ आदमी है, उसके कारोबार बहुत फैले हुए हैं। दूसरी तरफ रुस्तम की खौफ की तलवार भी उसके सर पर लटकती रहती थी। वो रुस्तम की वजह से बहुत परेशान है। रुस्तम किसी बला की तरह धर्मदास के आसाप से चिमट गया है। रुस्तम ने धर्मदास को अपने कब्जे से आज़ाद कराने के लिए एक शर्त रखी है कि दावर पेड्रो के जुआ खाने को लूट कर पेड्रो को अपने साथ लेता है। ये काम रुस्तम नहीं कर सकता था, इसलिए उसने धर्मदास के जरिए मीना पर जोर डलवाया था और मीना ने दावर को इस मुश्किल मुहिम के लिए रजामंद कर लिया था। दावर को गए बहुत दिन हो गए थे। मीना को उम्मीद थी कि वो कामयाब लौटेगा। उसे दावर की सलाहियतों पर भरोसा था। वो जानती थी कि दावर नाकाम नहीं हो सकता। उसके आसाफ फौलाद के हैं, हौसला पहाड़ों जैसा है, और वो जिस काम का इरादा कर लेता है उसे तकमील तक पहुंचाए बगैर दम नहीं लेता। मीना दावर ही के तस्वुर में बैठी थी कि धर्मदास अपनी तोन संभालता हुआ घर में दाखिल हुआ। उसके साथ दो आदमी और भी थे। ये पहला मौका था कि धर्मदास अपने घर में मीना को बगैर बताए किसी को ले आया था। वो दोनों शक्ल सूरत से कारोबारी भी मालूम नहीं होते थे, बल्कि उनकी वज़ाक़त ऐसी थी जो मीना के लिए नई नहीं थी। वो इस किस्म के आदमियों को खूब पहचानती थी। ये दोनों सूरत से गुंडे और कातिल मालूम होते थे, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि खुद धर्मदास के तेवर बदले हुए थे। वो इससे पहले मुस्कुराता हुआ उसके पास आता था, लेकिन आज उसके चेहरे से खशूनत टपक रही थी, आंखें शोले बरसा रही थी। उसने होठों को भींच रखा था, जिसकी वजह से उसका बदसूरत चेहरा और भी बदनुमा हो गया था। मीना जल्दी से खड़ी हो गई, लेकिन ना जाने क्यों उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या यही है वो लड़की सेठ? उन दोनों में से एक ने मीना की तरफ इशारा किया। वो बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी था। हाँ, ये वही है। ये आजकल मेरी धर्म पत्नी है। धर्मदास ने नफरत से कहा। क्या बात हो गई है? ये आप क्या कह रहे हैं? कौन है ये लोग? क्या चाहता है ये मुझसे? तुम मुझे क्या समझती हो? सच सच बताना। धर्मदास ने मीना की तरफ देखते हुए कहा। इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? आप मेरे पति हैं। आपने मुझे ये मान सम्मान दिया है, ये घर दिया है। लेकिन तुम्हारे आशिक ने मुझे क्या दिया? उसने मेरे साथ धोखा किया, और तुम्हें इस धोखे का बदला लेना होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? कौन आशिक? किसकी बात कर रहे हैं? देख मीना, मैंने तुझे कचरे से उठाकर अपने घर की जीनत बनाया, तुझे इज्जत दी, दौलत दी। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता था कि तुम किसके लिए बेकरार रहती हो, दावर के साथ तुम्हारा कैसा नाता है, लेकिन मैंने इसकी कभी परवाह नहीं की। इधर तुमने भी मेरा बहुत साथ दिया, फिर मुझ पर एक मुसीबत आ गई। रुस्तम मेरे पीछे पड़ गया। उसने कहा कि दावर उसके एक दुश्मन को पकड़ कर ले आए तो वो मेरा पीछा छोड़ देगा। क्यों, यही बात है ना? हाँ बिल्कुल, यही बात है। लेकिन मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया, वरना मुझ जैसी औरत तुम जैसे आदमी के साथ कहाँ निभा कर सकती है। मैंने तुम्हारे कहने पर दावर को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो पेड्रो को जाकर ले आए। ये सब मैंने किसके लिए किया? तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरे पति हो। लेकिन तेरे दावर ने मुझे धोखा दिया है। धोखा? कैसा धोखा? वो तो अभी तक वापस भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसे बम्बई वापस आए 4 दिन हो चुके हैं, और वो अब्दुल के फ्लैट में छुपा बैठा है। जानती हो क्या किया उसने? उसने पेड्रो को मार डाला और उसकी सारी दौलत पर कब्जा कर लिया। वो दौलत इस समय उसी के पास है। दावर ऐसा नहीं कर सकता। वो बुज़दिल नहीं है कि इस तरह मुंह छुपा कर बैठ जाए। ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे आदमी की खबर झूठी नहीं हो सकती। उसने मुझे धोखा दिया है, और अब अगर तू मुझे अपना पति समझती है तो तुझे मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? तुम्हें दावर को अपने साथ एक जगह लाना होगा जहाँ ये दोनों मेरे आदमी मौजूद होंगे। ये दोनों दावर को गोली मारकर हलाक कर देंगे। रुस्तम अब इसी तरह मेरी जान छोड़ सकता है, वरना वो मुझे मार डालेगा। ये कैसे हो सकता है? मैं दावर को धोखे से कैसे ला सकती हूँ? मैं अपने हाथों से उसे कैसे मरवा दूँ? तुम खुद सोचो। मीना बौखला गई। मैंने बहुत सोच समझ कर ये बात की है। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं ये समझूंगा कि तुम औरत नहीं बल्कि सिर्फ धोखा हो। तुमने मेरी दौलत से फ़ायदा उठाने के लिए मुझसे शादी की। अब तुम खुद ही सोच लो कि तुम्हें अपना पति अजीज़ है या वो दावर। और तुम कैसी औरत हो, ये तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे और उसके दरमियान धर्म की खाई भी मौजूद है। तुम तो मेरे धर्म की हो और वो मुसला है। क्या तुम एक मुसले के लिए अपने पति की बात नहीं मानोगी? मीना कांप कर रह गई। उसका रंग और भी जर्द हो गया। इस धर्मदास ने उसे मखमसे में डाल दिया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये दुरुस्त है कि उसने दावर से बेपनाह मोहब्बत की थी, कई मरहलों में उसका साथ दिया था, उसके साथ रहकर जिंदगी और मौत की बाजी खेली थी। उसकी परेशानी उसने अपने दिल पे महसूस की थी। लेकिन दूसरी तरफ धर्मदास ने उससे शादी कर ली थी, उसे अपने घर में जगह दी थी।
دھرم داس کا یہی احسان بہت تھا کہ اس نے اس جیسی ایک عورت سے شادی کی۔ اس کے علاوہ داور کا مستقبل کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ جیل یا پھر کسی طرف سے آئی ہوئی ایک گولی جو کسی بھی لمحے اسے زندگی کے بندھن سے آزاد کروا سکتی تھی۔ جبکہ دھرم داس نے اسے ایک نام دیا تھا، اپنا نام۔ اب وہ مسز دھرم داس کہلاتی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ دھرم داس سے اقرار کر لے، داور کو بہانے سے بلا کر ان دونوں کے حوالے کرتے۔ وہ جانتی تھی کہ داور اس کے ایک اشارے پر دوڑا چلا آئے گا، کیونکہ وہ اس پر بہت بھروسہ کرتا تھا۔ بھروسہ؟ تو کیا وہ اس شخص کو ہلاک کروا سکتی ہے جو اس پر اتنا بھروسہ کرتا ہو؟ اور اس جوا خانے کی طرف داور اسی کے کہنے پر تو کیا تھا؟ حالانکہ وہ ایسا آدمی تھا جس نے ہمیشہ اپنی مرضی سے کام کیا تھا، کبھی دوسروں کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں چلائے تھے۔ لیکن مینا کے کہنے پر وہ بے خطر اس آگ میں کود پڑا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس مہم سے اس کی واپسی ہوگی بھی یا نہیں، اور اب اس کا پتی دھرم داس اسے داور کو دھوکہ دینے کے لیے بھیج رہا تھا۔ سوچتے سوچتے اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی۔ کیا سوچنے لگی؟ تمہیں لگتا ہے تمہیں اپنے پتی سے زیادہ اس آدمی کا خیال ہے؟ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تم اپنے ان آدمیوں کو ویسے ہی اس کی طرف کیوں نہیں بھیج دیتے؟ میری کیا ضرورت ہے؟ یہ بہت مشکل ہے۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ وہ سالہ کتنا خطرناک آدمی ہے، وہ ان دونوں کی چٹنی بنا کے رکھ دے گا۔ آپ ہمیں حکم تو دیں سیٹھ صاحب۔ مونچھوں والا بے اختیار بول پڑا۔ شاید اس سے اپنی توہین برداشت نہیں ہو سکی تھی۔ تم چپ رہو، تم لوگ دوسرے شہر سے آئے ہو، اس لیے داور کو جانتے نہیں۔ میں نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں تو پھر تم کیا کہتی ہو؟ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتی ہوں، میں داور کو لے آؤں گی۔ یہ ہوئی نا بات۔ اب تم ایسا کرو، ان دونوں کے ساتھ چلی جاؤ۔ یہ لوگ شیواجی پارک پر اتر جائیں گے۔ تم جانتی ہو کہ وہ پارک کتنا ویران رہتا ہے۔ اس کے بیچ میں پیپل کا ایک بڑا سا پیڑ ہے، شاید تمہیں اس پیڑ کے بارے میں معلوم ہو۔ وہی پیڑ تو نہیں جسے عاشقوں کا پیڑ کہا جاتا ہے؟ ہاں ہاں وہی۔ یہ دونوں آدمی اس پیڑ کے پاس چھپے ہوں گے۔ تم داور کو کسی بہانے سے اس پیڑ تک بلا کر لاؤ گی۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ تم اسے کس طرح لاؤ گی، کیا بہانہ کرو گی، یہ سب سوچنا تمہارا کام ہے۔ اگر تم اس کو وہاں تک لے آئیں تو پھر میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ جاؤ، میں نے تمہیں زندگی کے پہلے امتحان میں ڈال دیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم کامیاب ہوتی ہو یا ناکام۔ ویسے تم چاہو تو داور کے ساتھ ہی رہ سکتی ہو، چاہو تو واپس ہی نہ ہو، یہ سب کچھ تم پر منحصر ہے۔ دیکھنا یہی ہے کہ تم کرتی کیا ہو۔ میں ضرور آؤں گی اور داور کو بھی اپنے ساتھ لاؤں گی، وہ میری بات نہیں ٹال سکتا، وہ ہر حال میں آئے گا۔ دھرم داس مسکرا دیا۔ پھر دھرم داس کے کہنے پر مینا اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شاید ڈرائیور کو پہلے ہدایت کر دی گئی تھی کہ اسے کہاں لے کر جانا ہے، جبکہ وہ دونوں بھی ایک جیپ میں بیٹھ کر اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ مینا جانتی تھی کہ یہ لوگ شیواجی پارک کی طرف گئے ہوں گے۔ دھرم داس اس کام میں دیر نہیں لگانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مینا کو اسی سمے روانہ کر دیا تھا۔ کچھ دیر پہلے مینا جس کشمکش میں مبتلا تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ شاید اس نے کوئی فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیور گاڑی کو بڑی تیز رفتاری سے عبدل کے فلیٹ کی طرف دوڑا لیے چلا جا رہا تھا۔ 2 دنوں سے عبدل کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ بمبئی آنے کے بعد گوپی اور کالو اس سے الگ ہو گئے تھے۔ وہ دونوں بہت افسردہ اور دل شکستہ تھے۔ اس مہم میں کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ وہ لوگ خالی جیب گئے تھے اور اسی طرح واپس آ گئے تھے، جبکہ عبدل ہمیشہ کی طرح اپنی ترنگ میں تھا۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ وہ لوگ کامیاب لوٹے ہیں یا ناکام۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ اس کا یار داور اس کے ساتھ ہے۔ فلیٹ میں آنے کے بعد داور یہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ عبدل نے اس کے لیے دارو کا بندوبست کر دیا تھا اور وہ دن بھر اس مہم کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اسے سب سے زیادہ شرمندگی مینا سے تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح مینا کے سامنے جائے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اس سے کسی کام کے لیے کہا تھا اور وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ اپنی پوری کوشش اور جان لڑا دینے کے باوجود وہ پیڈرو کو اپنے ساتھ نہیں لا سکا تھا۔ اس کی دولت بھی اس کے ہاتھ نہیں لگ سکی تھی، الٹا اس نے دھرم داس کی اچھی خاصی رقم خرچ کروا دی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ رستم کو فون کر کے اسے صورتحال سے آگاہ کر دے، اپنی ناکامی کا اعتراف کر لے، لیکن نہ جانے کہ اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ اس کا یہ حال دیکھ کر عبدل بھی پریشان ہو گیا تھا۔ داور نے کبھی اتنی مایوسی نہیں دکھائی تھی۔ تم تو اکا دلیپ کمار کا مافک دیوداس بن گیا استاد۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، کھالی پیلی پریشان ہونے کا نہیں ہے، ابھی تو اکا زندگی پڑی ہے، سب خلاص تھوڑی ہو گیا ہے۔ نہیں یار، اپن سالہ بالکل فالتو ہی رہا، اتنا مارا ماری ہوا، اتنا لوگ لڑک گیا، پھر بھی ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ تو اس میں اپن کا کیا دوش ہے استاد؟ وہ سالہ پیڈرک نمبر کا حرامی تھا، سالے نے مرتے مرتے بھی اڑن کھٹولا ٹائیں ٹائیں فش کر دیا۔ اسی لیے تو اور بھی پریشان ہوں، سوچتا ہوں مینا سے کیا بولوں گا جا کر، وہ تو بہت شور کرے گی۔
बड़ा लफड़ा हो जाएगा यार। तो इस तरह फ्लैट में बंद रहने से क्या काम चलेगा उस्ताद? अपन लोगों के पास तो नोट भी खल्लास हो गया है। बाहर निकलो, कुछ धंधे मंदे का सोचो। अपन ने तो धंधा सोच भी लिया है, बड़ा जोरदार धंधा है, मजा आ जाएगा, एकदम चालू धंधा। इधर काम शुरू, इधर नोट शुरू। ऐसा कौन सा धंधा है? अपन साला लड़कियां सप्लाई करेंगे। नहीं नहीं उस्ताद, अपन को गलत मत समझना, वो वाली लड़कियां नहीं, बल्कि फिल्म कंपनी वालों को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सप्लायर। अपन का एक जानने वाला है, नाम तो पता नहीं क्या है, लेकिन सब लोग उसे फोकट दास बोलते हैं। साला फोकट के माल पर जिंदा है। तो उस फोकट दास ने एक जोरदार ऑफिस बनाए ले है नरीमान रोड पर। उसका धंधा बिल्कुल सेट है, कोई लफड़ा नहीं है। वो 2-4 महीनों के लिए यात्रा पर जा रेला है। वो तो साला अपना ऑफिस मेरे को देकर जा रेला है, बोलता था जितनी इनकम हो वो सब मेरी। वो साला एक पाई नहीं लेगा। वो अपनी रखेल भी मेरे हवाले करके जा रेला है। उसकी रखेल भी साली फोकट का माल मालूम होती है, भैंस की तरह मोटी। नैलनी नाम है उसका। ऑफिस का बाजू में एक कमरा बनाकर उसने नैलनी को दे रखा है। साला बहुत हरामी आदमी है, ऑफिस का ऑफिस और घर का घर। तो बॉस, अपन तो ये धंधा संभालने के लिए जा रेला है। तुम जब तक इस फ्लैट में आराम करो, और जब कोई धंधा करने को जी चाहे तो अपन को फ़ोन कर देना। उसके साले के दफ्तर में फ़ोन भी है, मैं उसका नंबर देता है तेरे को। क्या मतलब? क्या तुम साला इधर वापस नहीं आएगा? क्या करना है, जब घर और दफ्तर दोनों साथ साथ हो तो इधर आने का क्या जरूरत? वैसे भी किसी औरत से सेवा कराए बहुत टाइम हो गया उस्ताद। चाहे वो साली कितनी ही मोटी क्यों ना हो, आखिर है तो औरत ही ना। खाना तो पकाया करेंगी, कपड़े धोया करेगी, क्यों? ठीक है ना? अच्छा उस्ताद, अब अपन चलता है, तुम ये नंबर लिख लो। तो इस तरह अब्दुल फोकट दास के दफ्तर का फ़ोन नंबर देकर चला गया, और 2 दिनों से दावर फ्लैट में अकेला था। ऐसा बोझलपन उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसे दौलत चाहिए थी। उसने महसूस कर लिया था कि ये माशरा लोहे की तरह है, और इस लोहे को दौलत के लोहे से ही काटा जा सकता है। लेकिन ये दौलत आती कहाँ से? उसके पास सिवाय उन 50,000 रुपयों के और कुछ ना था जो बैंक में रखे थे, और ये 50,000 भी कब तक उसका साथ दे सकते थे? बम्बई जैसे शहर में तो नोट पर लगाकर उड़ जाते हैं। उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी और बुरी तरह चौंक पड़ा। वो उस वक्त अपने लिए गंदे बावर्ची खाने में घुसा हुआ चाय बनाने की कोशिश कर रहा था। अब्दुल ने इस पूरे फ्लैट को कबाड़ खाना बना के रख दिया था। बर्तन कहाँ, दूध, चाय की पत्ती वगैरह किस तरह, प्यालियाँ कहीं रखी थी। वो बुलंद आवाज में अब्दुल को बुरा भला कहता चाय के सामान को यकजा करने में मसरूफ था कि दरवाजे पे दस्तक होने लगी। उसने केतली चूल्हे से उतारी और जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोल दिया। मीना अपनी हशर सामानी और सजीली मुस्कुराहट के साथ उसके सामने खड़ी थी। उसे मीना के आने की तवक्को नहीं थी। क्या तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? और तुम इस तरह क्या देखे जा रहे हो? अपन साला तुमसे, मुझसे मवाली से जुबान में बात मत करो, सीधे अंदाज में बात करो। और तुम भी गालियां मत दिया करो। मैंने गालियां देनी छोड़ दी हैं। मीना अब कमरे में आ गई। दावर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या तुम्हें मालूम था कि मैं वापस आ चुका हूँ? हाँ, मेरे पति ने बताया था, और उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मीना, मैं तुमसे और उस मोटे धर्मदास से बहुत शर्मिंदा हूँ। ये एक ऐसी मुहिम थी जिसमें मुझे कामयाबी भी हुई और नाकामी भी। मैंने पेड्रो पर भी काबू पा लिया था और उसकी दौलत भी मेरे हाथ लग गई थी। फिर दोनों चीज़ें मेरे हाथ से निकल गईं और मैं नाकाम वापस आ गया। लेकिन धर्मदास का ख्याल है कि पेड्रो को मारकर तुमने वो दौलत हासिल कर ली है, और इसीलिए तुम उसके पास नहीं आए। क्या तुम भी मुझे ऐसे समझती हो? अगर मैं तुम्हें ऐसा समझती तो कभी तुम्हारे पास नहीं आती। धर्मदास के घर से निकलते किसी और तरफ चली जाती, या फिर तुम्हें वो सब कुछ बताती नहीं जो अब बताने वाली हूँ। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। ये काम मैं इसलिए करूँगी कि इसका हुक्म मुझे मेरे शौहर ने दिया है, और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम वहाँ जाओ, क्योंकि मैंने तुमसे मोहब्बत की थी। मेरा और तुम्हारा साथ बहुत पुराना है। देखो मीना, मैं बहुत जाहिल आदमी हूँ। तुम सीधी तरह बताओ कि चक्कर क्या है। इस तरह घुमा फिरा कर बात मत करो। धर्मदास ने तुम्हें हलाक करने के लिए 2 आदमी वहाँ छुपाए हुए हैं, जहाँ मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाने वाली हूँ। अच्छा? दावर हंस पड़ा। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम औरतें भी ना एक टिकट में 2 तमाशे दिखाती हो। वाह, एक तरफ तुम्हें अपने पति का ख्याल है और दूसरी तरफ मेरा ख्याल भी है। तुम अपने पति के कहने पर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हो, और मोहब्बत की खातिर तुमने मुझे खतरे से भी आगाह कर दिया है। यार मीना, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई, बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी की तरह। अगर ऐसी कोई फिल्म बन जाए तो मज़ा ही आ जाए। क्यों? अच्छा, अपनी बकवास बंद करो, मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैंने तुम्हें बता दिया है, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। ओहो, मुंह फुलाकर मत बैठो। मैं तुम्हें धर्मदास के सामने
शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, तुम जहां बोलो। ये जानने के बाद भी? हाँ, ये जानने के बाद भी मैं अपने वादे पर पूरा नहीं उतरा, इसलिए थोड़ी बहुत तो सजा मिलनी चाहिए। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे सारे मामले में गड़बड़ मालूम होती है। तुम्हारा वो मोटा धर्मदास वो नहीं है जो दिखाई देता है। मेरा दिल कहता है कि उसका असल रूप कुछ और है, लेकिन अभी तक इसका कोई सबूत मेरे पास नहीं है। मैं उसे बेनकाब करने की कोशिश करूंगा, और इसका तरीका यह है कि उसके आदमियों को काबू में कर लिया जाए। ये एक अच्छा मौका हाथ आया है, मुझे इस मौके से पूरा फायदा उठाना चाहिए। क्यों, ठीक है ना? अब तुम मरना ही चाहते हो तो भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? मैंने तो अपना फर्ज अदा कर दिया है। अच्छा ये बताओ, हमें जाना कहाँ है और किस तरह जाना है? हमें शिवाजी पार्क तक जाना है। इस वक्त वहाँ सन्नाटा होगा। मैं तुम्हें अपने साथ उस पार्क के एक दरख्त के पास ले चलूंगी, बस उसके बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा। अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या कभी रुस्तम से तुम्हारी मुलाकात हुई है? कभी नहीं। मैं उसके गिरोह में तो शामिल हो गई हूँ, लेकिन उससे अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई। इसके अलावा उसने मुझसे कोई बड़ा काम भी नहीं लिया है। तो फिर आओ चलते हैं। उन बेचारों को ज़्यादा देर तक इंतज़ार में रखना अच्छी बात नहीं है। धर्मदास की गाड़ी नीचे खड़ी हुई थी। प्रोग्राम के मुताबिक मीना को खुद गाड़ी चलानी थी, इसलिए वो ड्राइवर मीना को यहाँ पहुँचाकर चला गया था। मीना ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। दावर उसके बराबर में बैठ गया। वो उस वक्त कुछ सोच रहा था। मीना ने गाड़ी स्टार्ट की और सीधी बड़ी सड़क पर ले आई। यहाँ से शिवाजी पार्क तक सीधा रास्ता था। वो दोनों मुसल्ला है दावर, तुम्हें बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। मैं हमेशा मोहतात रहता हूँ जान, लेकिन तुम कैसी धर्म पत्नी हो कि पति के अलावा किसी और की चिंता कर रही हो? मीना कुछ न बोली। शिवाजी पार्क अब करीब आ गया था। उस वक्त रात हो चुकी थी। पार्क के बाहर तो बिजली के खंभे लगे थे, लेकिन अंदर गहरा अंधेरा था। पार्क का बड़ा गेट टूटा हुआ था और उसके दरमियान से एक सड़क गुजर रही थी। ये सड़क उसी तरफ के पास से होती हुई आगे निकल जाती थी। पार्क के गेट पर 2-4 आदमी भी दिखाई दिए, लेकिन वो अपने घरों को वापस जा रहे थे। रात को इस तरफ बहुत कम लोग आया करते थे। बस तुम मुझे यहीं उतार दो। क्या मतलब? मीना का पैर बेख्तियार ब्रेक पर पड़ा। गाड़ी झटके से रुक गई। क्या तुमने अपना इरादा बदल दिया है? ऐसी कोई बात नहीं। क्या तुमने उन लोगों को मुतवज्जो करने के लिए कोई इशारा मुकर्रर किया है? हाँ, मुझसे कहा गया था कि जब मैं उस दरख्त के पास पहुंच जाऊं तो गाड़ी की रोशनी एक बार बुझाऊं फिर जला दूं। ये उन लोगों के लिए एक सिग्नल होगा और वो तुम्हारे इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तुम गाड़ी की रफ्तार सुस्त रखना, दावर ने कहा, और दरख्त के पास पहुंचकर इसी तरह इशारा देना जिस तरह कहा गया है। वो लोग गाड़ी की तरफ मुतवज्जो रहेंगे और मैं इतनी देर में उनके पीछे पहुंच जाऊंगा। अच्छी तरकीब है। ठीक है, अब तुम गाड़ी से उतर जाओ, मैं इसकी रफ्तार हल्की रखती हूँ। दावर गाड़ी से उतरा और सड़क से उतरकर दाएं तरफ चल पड़ा। उस तरफ फूलों के पौधे लगाए गए थे और दरमियान में घास फैली थी। उसने अपनी रफ्तार तेज रखी। वो पार्क उस वक्त सन्नाटे में डूबा हुआ था और दावर जानता था कि इस पार्क में होने वाले वाकयात का कोई गवाह नहीं होगा। वो एक तवील चक्कर काटकर दरख्त की पुष्ट पर पहुंच गया। उस वक्त सामने मीना की गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और न ही वो लोग थे जिनके लिए मीना ने कहा था। शायद वो दोनों सड़क पर नजरें जमाए अंधेरे में खड़े हों। दावर उस दरख्त से कुछ फासले पर खुद भी एक दरख्त के पास आकर खड़ा हो गया। वो अंधेरे का हिस्सा मालूम हो रहा था। उसने अपना पिस्तौल निकाल लिया। महानगर से आते हुए उन लोगों को पेड्रो के साथियों से छीना हुआ असलहा समंदर में फेंक देना पड़ा था। इसकी वजह यह हुई थी कि महानगर से 100 मील के फासले पर हिंदुस्तानी बहरिया ने उनके गिर्द घेरा डाल दिया था। वो उनकी लांच की तलाशी लेना चाहते थे। दावर उस वक्त उन लोगों से मुखालफत मोल लेने के हक में नहीं था, इसलिए उसकी हिदायत पर सारा असलहा उठाकर समंदर में फेंक दिया गया था। अचानक सड़क पर किसी गाड़ी की हेडलाइट्स रोशन हुई और फिर बुझ गईं। उसके बाद वो हेडलाइट्स फिर रोशन हुई और उसके इशारे के साथ ही पीपल के दरख्त के ऊपर से 2 आदमी कूद पड़े। इसके बाद मीना ने गाड़ी रोकी नहीं, बल्कि उनके बराबर से गुजारती ले गई, जबकि वो दोनों हैरान होकर गाड़ी को देखते रह गए। दावर के लिए इतना मौका ही काफ़ी था। उसकी तवक्को के मुताबिक वो दोनों उसके सामने आ गए थे। उसने पिस्तौल सीधा किया और गोली चला दी। उसने उनमें से एक आदमी के पैर को निशाना बनाया था। गोली लगते वो आदमी बुरी तरह उछलकर एक तरफ जा गिरा। वो इतनी जोर से चीखा कि आसपास के दरख्तों पर सोए हुए परिंदे घबरा कर उड़ गए। उसके गिरते ही दूसरा आदमी जल्दी से सड़क पर लेट गया। दावर के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। ये आदमी होशियार मालूम होता था। दावर के लिए एक और अच्छी बात यह थी कि उस आदमी को यह मालूम नहीं हो सका था कि उसके साथी को जख्मी करने वाली गोली किस तरफ से चलाई गई है, लेकिन इसके साथ उसके लिए एक उलझन पैदा हो गई थी कि वो आदमी सड़क पर गिरने के बाद उसकी निगाहों से ओझल हो गया था। सियाह सड़क और सियाह रात ने उस आदमी को पूरी तरह छुपा लिया था।
داور کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آدمی کے مقام کا تعین کس طرح کرے۔ بالآخر اس نے خود کو بھی زمین پر گرایا اور کونیوں کے بل دھیرے دھیرے سڑک کی طرف رینگنے لگا۔ اس نے یہ احتیاط اس لیے اختیار کی تھی کہ وہ آدمی اندھیرے کا حصہ بن گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے ہاتھ میں آتشی ہتھیار تھا اور وہ لڑائی بھڑائی کے فن سے واقف تھا۔ داور جانتا تھا کہ ہتھیار اگر بچے کے ہاتھ میں بھی دے دیا جائے تو وہ بھی ہاتھی کو مار کر گرا سکتا ہے۔ اس نے رینگنے میں بڑی احتیاط برتی، اپنی سانس تک روک لی۔ اس کی کوشش یہی تھی کہ ذرا سی بھی آواز پیدا نہ ہو۔ اس اندھیرے نے اس کا کام خراب کر دیا تھا۔ دوسرے آدمی کی چیخیں اب آہستہ آہستہ کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ داور کو وہ آدمی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ کہاں گرا ہوا ہے۔ داور کو اس کی طرف سے فکر بھی نہیں تھی۔ اصل مسئلہ تو اس کا تھا جس کے ہاتھ میں اس وقت ریوالور تھا، اور اس نے اندھیرے کے سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ سڑک اب اس سے بہت قریب تھی۔ وہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی اس سڑک کو بآسانی دیکھ سکتا تھا، لیکن اسے وہ آدمی سڑک پر بھی نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا کہ وہ بھی رینگتا ہوا بہت دور نکل گیا ہو، یا ممکن ہے وہ اس وقت داور کی پشت پر ہو اور اس کی چلائی ہوئی گولی داور کے جسم میں اترنے والی ہو۔ پھر ایک گولی چلی۔ یہ گولی اس کے بہت قریب آ کر گری۔ داور کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ اس آدمی نے داور کی پوزیشن کا اندازہ کر لیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ داور کس جگہ لیٹا ہوا ہے۔ داور نے کروٹ بدلی اور لڑکتا ہوا کچھ دور ہٹ گیا، اور اسی وقت اس کے ارد گرد اجالا سا پھیل گیا۔ یہ روشنی کسی گاڑی کی تھی۔ گاڑی اس کی پشت پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اس گاڑی کے سامنے لیٹا تھا اور اس سے چند قدم کے فاصلے پر وہ دوسرا آدمی موجود تھا۔ داور نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا۔ وہ آدمی اچانک روشنی میں آ جانے کی وجہ سے بوکھلا گیا تھا۔ اس نے اسی بوکھلاہٹ میں اپنا ایک ہاتھ چہرے پہ رکھ لیا، اور اسی لمحے داور نے اس پر گولی چلا دی۔ گولی نے اس آدمی کو بھی ڈھیر کر دیا۔ داور کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس کی چلائی ہوئی گولی اس شخص کو کس جگہ لگی تھی، اور اس کے پاس سوچنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ وہ اس آدمی کی طرف سے مطمئن ہوتے ہی کسی سانپ کی طرح پلٹا، اور اسی وقت مینا کی آواز آئی جو اسے گولی چلانے سے منع کر رہی تھی۔ بس گولی مت چلانا، یہ میں ہوں۔ داور کھڑا ہو گیا۔ مینا گاڑی سے اتر کر اس کے پاس آ گئی۔ وہ دونوں زخمیوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پہلا آدمی بے ہوش ہو چکا تھا جبکہ دوسرا ہوش میں تھا۔ وہ بہت سخت جان معلوم ہوتا تھا۔ داور کی گولی اس کی بائیں ران میں گھسی تھی جہاں سے بھل بھل خون بہ رہا تھا، لیکن اس آدمی میں اتنی طاقت تھی کہ وہ بالکل خاموش تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ پتھر کا ہو گیا ہو۔ اب اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالنے کا ہے، تم تھوڑا سا سہارا دو، داور نے مینا سے کہا۔ مینا نے اس کی ہدایت پر اس شخص کو سہارا دیا اور انہوں نے اسے اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ گاڑی میں آنے کے بعد وہ ہولے سے کر رہا تھا۔ پھر اس نے جلدی سے اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے بھینچ لیا۔ داور اس کا یہ حال دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس دوسرے کا کیا ہوگا؟ ہونا کیا ہے؟ اگر اس کی موت نہیں آئی تو زندہ رہے گا۔ ہو سکتا ہے ادھر سے کوئی گزرے اور اس کی نظر پڑ جائے، اور اگر موت آ ہی گئی ہے تو صبح تک مر جائے گا۔ اور اس کا کیا کرنا ہے؟ اسے ہم اٹھا کر کہاں لیے پھریں گے؟ اسے میں اپنے فلیٹ میں لے جاؤں گا، وہاں اس کی سیوا کروں گا، پھر بڑی عزت کے ساتھ اس کو رخصت کر دوں گا۔ ویسے تم کہاں سے چلی آئیں؟ میں تو یہاں سے گئی ہی نہیں تھی۔ کچھ دور جا کر میں نے گاڑی روک دی تھی، پھر مجھے گولی چلنے کی آواز آئی۔ میں سمجھی شاید ان دونوں میں سے کسی نے تم پر گولی چلائی ہے، اسی لیے صورتحال معلوم کرنے کو یہاں آئی کہ تمہیں زمین پر پڑا دیکھا۔ میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ تم اندھیرے کے کارن اس آدمی کو نہیں دیکھ پا رہے ہو، اسی لیے میں نے گاڑی اس طرح لا کر کھڑی کر دی کہ یہ آدمی روشنی میں آ جائے۔ تم نے تو کمال کر دیا، ورنہ میں تو اس کو اندھیرے میں ڈھونڈتے رہ جاتا۔ اچھا اب چپ رہو، اب یہ سوچو کہ میرا کیا بنے گا۔ دھرم داس کو تو معلوم ہو جائے گا کہ میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ تمہیں کون سا جیون بھر اس موٹے کے ساتھ رہنا تھا؟ تم بھی تو اپنا ٹائم ہی پاس کر رہی تھی نا۔ مینا اس بار کچھ نہ بولی۔ ان کی گاڑی اب پارک کے عقبی حصے سے نکل کر ایک طویل چکر کاٹ کر بڑی سڑک پر آ گئی تھی۔ داور نے پیچھے مڑ کر اس آدمی کو دیکھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو گیا ہو۔ اس کو فلیٹ تک لے کر جائیں گے کیسے؟ سب کے سب متوجہ ہو جائیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ اپنا یار عبدل بہت ترنگ کا آدمی ہے، سارا اس کے فلیٹ میں دن بھر اسی قسم کا ڈرامہ ہوتا رہتا ہے۔ لوگ یہی سمجھیں گے کہ پھر کوئی پی وی کر واپس آ رہا ہے۔ ہم دونوں اس کو اس انداز میں سہارا دے کر لے چلیں گے کہ یہی معلوم ہوگا جیسے یہ نشے میں دھو۔ تو مجھے سہارا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے پیروں پر چل کے جا سکتا ہوں۔ وہ آدمی اچانک بول پڑا، واہ میرے شیر، تم تو بڑے حوصلے والے آدمی معلوم ہوتے ہو یار۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اشوک۔ اب تم مجھے فلیٹ میں کیوں لے کر جانا چاہتے ہو؟ تم سے کچھ معلوم کرنا ہے۔ اگر تم نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا تو پھر تمہیں میں جانے کی اجازت دے دوں گا، ورنہ۔ وہ آدمی کچھ نہ بولا۔ اس نے اپنی آنکھیں پھر بند کر لی۔ داور کا فلیٹ آ گیا تھا۔ مینا نے عمارت سے
कुछ फासले पर गाड़ी रोक ली। गाड़ी के रुकते अशोक भी अपनी नशिश पर उठकर बैठ गया। दावर ने उसको सहारा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। मीना और दावर के उतरने के बाद वो भी कराहता हुआ नीचे आ गया। उसे चलने में बहुत दुश्वारी हो रही थी, इसके बावजूद वो उन लोगों का साथ दे रहा था। दावर ने उसकी तरफ से अपना ध्यान हटा लिया था, जैसे उसके नजदीकी को खास बात ना हो। अलबत्ता मीना कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। दावर ने फ्लैट का दरवाजा खोला और वो सब अंदर आ गए। दावर ने दरवाजा बंद कर लिया। फ्लैट में शराब की बू रची हुई थी। बावर्ची खाने की तरफ से भी ऐसी ही बदबू आ रही थी, जैसे कोई चीज सड़ गई हो। कमरे की हालत ऐसी थी जैसे कोई फौज यहाँ घुस आई हो। सोफे उल्टे पड़े थे और फर्श पर शराब और बोतलें लुढ़कती फिर रही थी। तुम लोगों ने इस फ्लैट का क्या हाल बना रखा है? ऐसा लगता है जैसे किसी कबाड़े की दुकान पर आ गई हूं मैं। ओ मेम साहब, तुम 2 दिन उस धर्मदास के घर में रहकर अपनी असलियत भूल गई क्या? चलो खामोश होकर एक तरफ बैठ जाओ, लेकिन इससे पहले जरा इस बेचारे की मरहम पट्टी तो कर दो। इस घर में मरहम पट्टी का पूरा सामान मौजूद है। हम लोगों को अक्सर इसकी जरूरत पेश आती है। जानती हूँ मैं, जाओ लेकर आओ जल्दी से। मरहम पट्टी होने के दौरान वो सब खामोश रहे। गोली उस आदमी की रान के गोश्त को फाड़ती हुई दूसरी तरफ निकल गई थी। मरहम पट्टी के बाद उसे एक तरफ लिटा दिया गया, जबकि मीना चाय बनाने के लिए बावर्ची खाने की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद दावर उस आदमी से मुखातिब हुआ। तुम इस शहर के आदमी तो मालूम नहीं देते? नहीं, हम दोनों को पूना से लाया गया है। पूना? दावर की आंखें चमक उठी। तो तुम्हारा ताल्लुक पूना से है? हाँ, क्यों? क्या तुमने पूना देखा हुआ है? तुम्हारे शहर पर मेरा कर्ज है, मुझे वो कर्ज वसूल करने के लिए पूना जाना है। तुमने अच्छा की याद दिला दिया, वरना मैं तो भूल ही गया था। तुम ये बताओ कि आजकल तुम्हारे शहर पर किसकी हुकूमत है? मेरा मतलब है कि जेर जमीन दुनिया का बादशाह कौन है? कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम करमचंद है। क्या तुम उसे जानते हो? बहुत अच्छी तरह। लेकिन तुम पूना से यहाँ किस तरह आ गए? हम लोग भी करमचंद के आदमी हैं। शायद इस शहर का कोई आदमी भी तुम पर हाथ नहीं डाल रहा था, इसलिए रुस्तम सेठ ने करमचंद से बात की और करमचंद ने हम दोनों को रुस्तम सेठ के पास भेज दिया। हमारा मंसूबा बहुत अच्छा था, लेकिन तुमने हम पर काबू पा लिया। खैर, रुस्तम सेठ? क्या रुस्तम सेठ से तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है? दावर ने बेचैनी से पहलू बदला। क्यों नहीं, उसी ने तो हम दोनों को उस समय अपनी पत्नी के साथ तुम्हें मारने के लिए भेजा था। मीना इस दौरान चाय बनाकर ले आई थी। वो भी उन लोगों के करीब बैठ गई। क्या कह रहे हो? तुम्हें तो धर्मदास ने भेजा है ना? दावर ने हैरत से कहा। ये धर्मदासी तो रुस्तम है। अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? दावर उछलकर खड़ा हो गया। मीना की हालत भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी। वो भी यह सुनकर बहुत हैरान हुई। तुमको शायद गलतफहमी हुई है। धर्मदास तो खुद रुस्तम के कारण बहुत परेशान है। वो कहाँ से रुस्तम हो गया? वही रुस्तम है, ये हमें मालूम हो गया है। मैं पहले भी उसके लिए 2-4 काम कर चुका हूँ, लेकिन उस वक्त ये नहीं मालूम था। और अब मैं ये जानता हूँ कि उसने बम्बई वालों को अपनी हवा नहीं लगने दी है। वो बम्बई के लोगों से फ़ोन पर बातें करता है, अपने आप को छुपाता है। वो इसमें अभी तक कामयाब है। दावर अपने हाथों की मुट्ठियां भींचकर कमरे में टहलने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बिखरा हुआ शेर अपने पिंजरे में टहल रहा हो। वो उस वक्त बहुत बेकरार मालूम हो रहा था। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, वो मीना की तरफ देखकर बोला। मुझे पहले अंदाज़ा कर लेना चाहिए था। मैंने भी तो अपने कान बंद कर रखे थे। मैंने जब तुम्हारे शौहर से फ़ोन पर बात की थी तो उसने खुद को रुस्तम जाहिर किया था। मुझे उसकी आवाज़ पहचान लेनी चाहिए थी, लेकिन ना जाने क्यों मुझसे उसकी आवाज़ पहचानी नहीं गई। ऐसी गलती मुझसे कभी नहीं हुई, और अब मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। मैं सब जान गया हूँ। ये धर्मदास मोटा बेवकूफ़ आदमी नहीं है। इसने बहुत दूर की प्लानिंग की थी। इसकी पेड्रो से दुश्मनी थी। वो पेड्रो से अपना कोई पुराना बदला लेना चाहता था। वो जानता था कि पेड्रो को काबू करने का काम मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। और उसे ये भी मालूम था कि तुम्हारा मेरा क्या ताल्लुक़ है, हम दोनों में कैसी दोस्ती है। उसने तो बहुत ज़बरदस्त चाल चली है मीना। उसने तुमसे जो शादी की थी, इसका मकसद सिर्फ यह है कि तुम मुझ पर दबाव डालो कि मैं धर्मदास के लिए काम करने को तैयार हो जाऊँ। यानी वो इस तरह तुम्हारे ज़रिए मुझे फंसाना चाहता था। मकसद यही था कि मैं उसके लिए पेड्रो के जुआ खाने को तबाह कर दूँ। तुमसे शादी के लिए उसने तुम्हारे अगवा का ड्रामा रचाया। तुम लिख लो मीना कि तुमको अगवा करने और तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने वाला भोलानाथ भी उसी का आदमी होगा, समझी? हे भगवान, तो उसने इतना लंबा चौड़ा चक्कर चलाया था? हाँ, वो मोटा बहुत खतरनाक आदमी है। उसने मुझे भी उल्लू बना के रख दिया। उसने मुझसे अपना काम निकलवा लिया। उसे मालूम है कि मैं पेड्रो को अपने साथ नहीं ला सका हूँ, और वो ये भी जानता होगा कि उसकी दौलत भी मेरे हाथ नहीं लग सकी है। इसके बावजूद उसने तुमको यही बताया कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ।
और ये सब कुछ उसने बहुत सोच समझ कर किया है। अगर वो ऐसा ही आदमी है तो उसने मुझे तुम्हारे पास क्यों भेज दिया? क्या उसे ये डर नहीं था कि मैं तुमसे मिल जाऊंगी और ये बता दूंगी कि धर्मदास ने तुम्हें हलाक करने के लिए 2 आदमियों की खिदमत हासिल की है? ये बात तो है। वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि तुम्हें किसी ख़ास मकसद के बगैर मेरे पास भेज दे। उसके जहन में यकीनन कोई और बात होगी जो इस समय मेरी समझ में नहीं आ रही। वो उस जख्मी अशोक के करीब जाकर बैठ गया। अशोक की तकलीफ अब कम हो गई थी, या उसमें क़ुव्वत बर्दाश्त इतनी थी कि वो किसी कर्ब का इजहार नहीं कर रहा था। वो बड़े इन्हमाक से दावर की बातें सुन रहा था। मैं तो उस हरामी को बहुत अच्छा आदमी समझी थी, मीना ने गाली देते हुए कहा। जो लोग अपने मकसद के लिए औरतों को इस्तेमाल करें वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। फिर ये भी तो देखो कि धर्मदास कितना खतरनाक आदमी है। एक तरफ तो वो सीधा साधा व्यापारी बना हुआ है और दूसरी तरफ उसने खतरनाक लोगों की तंजीम बना रखी है। उसने अपने लोगों से अपने ऊपर भी हमला करवाया ताकि मैं पूरी तरह उसका विश्वास कर लूँ, उसके चक्कर में आ जाऊँ, और वो अपने मकसद में सफल भी रहा, जबकि मैं उल्लू बन गया। मेरे लिए क्या सोचा तुम लोगों ने? अशोक ने कहा। मैं क्या करूं? मेरा आदमी तो अभी तक वहीं पड़ा होगा। तुम बस अपनी चिंता करो। तुम भी तो मुझे मारने के लिए आए थे। अगर तुम्हारा दाव चल जाता तो इस समय मेरी लाश वहां पड़ी होती। अशोक ने अपना सर झुका लिया। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें पहले से मालूम था कि धर्मदास ही रुस्तम है? मैं बता चुका हूं कि मुझे पहले नहीं मालूम था। ये बात इत्तेफाकिया मालूम हुई है, हालांकि इससे पहले भी मैं उसे जानता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों को रास्ते से हटाने के लिए धर्मदास ने मुझे तुम्हारे पास भेजा हो? मीना ने कहा। क्या मतलब? देखो ना, सीधी सी बात है। ये दोनों पूना के करमचंद के आदमी हैं। धर्मदास इन लोगों से काम लेता रहता है। करमचंद को ये नहीं मालूम कि धर्मदास और रुस्तम एक ही शख्सियत के 2 नाम हैं। इत्तेफाक से बम्बई आने के बाद धर्मदास का ये राज अशोक को मालूम हो जाता है। धर्मदास के लिए ये बहुत परेशानी की बात है। उसकी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। फिर वो एक तीर से 2 शिकार करने का मंसूबा बना लेता है। वो मुझे तुम्हारे पास भेजता है ताकि मैं तुम्हें बहकाकर उस जगह ले जाऊं जहां इन दोनों को छुपाकर खड़ा किया गया है। मकसद यह है कि अगर तुम मेरी बात मानकर धोखे से वहां चले आते हो तो ये दोनों तुम्हें हलाक कर देते हैं। अगर मैं तुम्हें खबरदार करती हूँ तो तुम इन दोनों को रास्ते से हटा देते हो। मेरा विचार है कि उसका यही मंसूबा था, यानी हर हाल में वही फायदे में रहता। आज तो मैं तुम्हारी बुद्धि को मान गया, लेकिन ये भी तो सोचो कि वो खुद अपने आदमियों के जरिए इन दोनों को हलाक करवा सकता था। मेरी क्या जरूरत पड़ गई थी उसे? हो सकता है कि वो इस तरह करमचंद की मुखालिफत ना लेना चाहता हो। तुम्हारा नाम बीच में आने के बाद सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर आ जाती। मीना की बातें और तलब थी। दावर कमरे में टहलने लगा। उसका इस्तिराब बढ़ता जा रहा था। इस मुहिम में उसे शिकस्ती नसीब हुई थी। ये उसकी जहनी शिकस्त थी। धर्मदास ने इसके लिए एक लाजवाब मंसूबा बनाया था। वो उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा ज़हीन साबित हो रहा था। अशोक ने फिर अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो इस इंकशाफ के बाद मुतमईन हो गया हो। मीना का चेहरा भी पथराया हुआ लग रहा था।